इस कार्यक्रम के द्वारा आपने अलग अलग राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश की है और एक आवाज बुलंद करने की कोशिश की है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और माओवादियों के बीच में सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। सीज फायर हम क्यों चाहते हैं? तो आज हम सीज फायर इसीलिए चाहते हैं क्योंकि बस्तर के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। बस्तर आप जानते हैं एक प्रकृति वाला प्रदेश है। इसमें जंगल है, इसमें पहाड़ हैं, इसमें लोग दूर 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 दराज के गांवों में रहते हैं। घर भी उनके एक साथ एक पास पास नहीं होते। तो ये एक प्रकृति में जीने वाले लोग हैं और आज ये स्थिति है कि ऐसे लोग जो बचपन से उनके लिए कोई खिलौना नहीं आता था, जैसे हम शहरी बच्चों के लिए हमारे माता पिता लाते हैं बाजारों से, वो अपनी प्रकृति में ही खेलते कूदते थे। वो अपने जंगलों में खेलते कूदते थे, अपने घर के आसपास खेलते थे, रेती से खेलते थे, मट्टी से खेलते थे, फल से खेलते थे, फूलों से खेलते थे। आज ये स्थिति है कि बस्तर की चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है। चाहे वो जंगल में जाए या पहाड़ जाए या नदी जाए या अपने बच्चे को स्कूल में मिलने के लिए जाए या सस्ता अनाज की दुकान में जाके अपना राशन लेने जाए या बीमारी की हालत में वो मेडिकल के लिए प्राथमिक आरोग्य केंद्र जाए या जो उनके हर हफ्ते में जो बाजार लगते हैं वहां जाए, कहीं भी जाए, आज के दिन में बस्तर के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ये जब मैं कहती हूं सुरक्षित नहीं है तो उन पर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जब हम लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं तो ये थोड़ी जो सोचते हैं कि हम अपने घर से बाहर निकले तो हमारी जान जा सकती है। क्या कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं अपने सोनू क्या ऐसा सोचेगा कि मैं राजू और ये आकाश के साथ में मैं रेती में खेलने जाऊं तो मेरे को वहां से गोली लग सकती है? क्या ऐसा कोई सोचेगा कि मैं अपने खेत में जाके उड़द की दाल में काटूं तो वहां पे मुझे गोली लग सकती है, यहां से मुझे गोली चिरती हुई जा सकती है? या कोई एक बच्चा जो अपनी माँ को अपने ये घर के आंगन में मट्टी का लेप करने में मदद करने के लिए लगा है और अपने माता पिता को वो जाके नदी से पानी ला के उसमें लेप करने के लिए मदद कर रहा है, जैसे कि सीतराम उसका नाम इस बच्चे का है, उसको पीछे से उसके इधर से गोली लगती है और उसी दिन उसका पिताजी को मार दिया जाता है। वो भी इसी काम में लगा हुआ था। पत्नी क्या कर रही थी? पत्नी लेप कर रही थी। उसका पति क्या कर रहा था? नदी से पानी ला रहा था। उसका बेटा क्या कर रहा था? वो 12-13 साल का बच्चा है। वो हमेशा एकदम ऐसे बोलता है, मैं सीतराम हूं, ऐसा बोलता है, सीताराम सीतराम ऐसा बोलेगा। तो सीतराम क्या कर रहा था? सीतराम अपने माँ को, पिताजी को मदद कर रहा था। तो ऐसे झुका हुआ था जब उसके पीछे से गोली गई। ये जो उड़द दाल का मैं आपको बता रही थी, ये लड़की, ये भी 14-15 साल की लड़की, ये रमली उसका नाम है, ये कुम्मम गांव की है। ये इंद्रावती नदी के उस पार का थोड़ा अंदर जाना है, फिर थोड़ा पहाड़ चढ़ना है। वहां पे ऐसे लोग जीते हैं जो पेंदा खेती करते हैं। पेंदा खेती का मतलब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ऐसे लोग जो आज दिन भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं,
छोटे छोटे उनके गांव हैं, एक एक गांव में मुश्किल से 13-14 लोग हैं। वो लोग वहां पे पेंडा खेती करके जी रहे हैं। वहां पे रमली उड़द की दाल काट रही थी जब उसको इधर से गोली लगी और गोली उसके इधर में फंस गई। तो उसी एक, ये तो केवल एक घटना का मैं आपको उदाहरण दे रही हूं, जहां पे दो गांव, एक कुम्मम वाला गांव, एक सीतराम वाला गांव, जहां पे कुल मिला के 4 बच्चों को गोलियों से वो जख्मी हुए। और ये ज्यादा पहले की घटना नहीं है, ये अभी ही फरवरी महीने की घटना है। और उसी घटना में 8 बड़े लोग, जिसमें बड़े मतलब बहुत बुजुर्ग नहीं, जवान लोग, वो लोग भी मारे जाते हैं। और वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग भी टेंडा खेती कर रहे थे। जब पूरे उनको पता चला कि उनको घेरने की कोशिश हो रही है, वो लोग भागने लगे, जंगल में बड़े घास में जाके छुप गए और रात भर वहां रहे। रात को ड्रोन भी वहां घूम रहा था। तो इसका मतलब ये ड्रोन से पूरी तरह से उनको पता था यहाँ पे कौन लोग हैं, कि ये निहत्थे लोग हैं, ये ग्रामीण हैं। इसके बावजूद दूसरे दिन उनको घेरा गया है और उनको मारा गया है। तो ये तो कुम्मम गांव की घटना थी। और ये एक जो 24 और 25 की अनेक घटनाओं में से ये एक घटना थी। तो इस घटना में जैसे हमने देखा, आम लोग जो अपने जीवन में अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह अभी की स्थिति ये है कि महुआ बिनने कोई जा रहा है, कोई तेंदुपत्ता इकट्ठा करने जा रहा है। हर एक जगह ऐसे हमारे केसेस हैं जहां पे उन पर उनको घेर के मारा गया। 24 में, ये अप्रैल महीने की बात है, जब 2 गांव, पिडिया और इतावर, ये बीजापुर के गांव, वहां पे लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए वो लोग निकले हुए थे। जो तेंदुपत्ता होता है जिससे बीड़ी बनती है, वो आपके खेत के वहां भी उग सकता है, वो थोड़ा दूर से भी उगता है, जंगल में भी उगता है। तो इस तरह से लोग सब बिखरे हुए थे, मगर फोर्सेस भारी तादाद में आकर उनको सब जगह से उनको घेर के एक तरफ किए हैं। एक तरफ करने के बाद में उन पर गोलियां चलाई गई हैं। 10 लोग वहां पे मारे गए। जिस दिन मैं गांव में पहुंची, वहां पे एक 15 साल का बच्चा था जिसके शरीर पे 3 गोलियां से वो जख्मी था, मगर उसको ऐसी स्थिति कि उसके माता पिता उसको रोड तक ले जाने के लिए ना बोल रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि हमारा बच्चा अगर रोड तक हम उसको ले जाएंगे तो उसको भी माओवादी बोल देंगे। तो ये पिडिया और इतावर की एक घटना इससे ये भी साफ था, जिसमें फोर्सेस आए। और फोर्सेस में कौन अधिकतर आजकल कौन आ रहे हैं, तो वो डीआरजी फोर्स आ रही है। और अभी क्योंकि कैंप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं बस्तर में, मतलब 250 जितने तो कैंप्स होंगे। और कैंप्स क्या है, हर 2-3 किलोमीटर में कैंप्स है। तो वहां की जमीनी हकीकत यह है कि बहुत जल्दी गोलबंद फोर्सेस होते हैं, बहुत स्पीड से होते हैं। पहले क्या होता था कि कभी उनको कुछ जानकारी मिली तो वो लोग धीरे धीरे वो लोग आते थे। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी सभी थानों के लोग मिलकर, थाना और कैंप एक ही है क्योंकि पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम करती है, तो वो लोग सब इमीडिएटली उस घेर लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी वो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें केवल छत्तीसगढ़ की ही फोर्स नहीं, मगर आंध्रा की फोर्स, गढ़चिरौली की फोर्स, हाँ, तो इस तरह से अक्रॉस बॉर्डर भी फोर्स। आज के दिन में कितनी फोर्स है बस्तर में हम नहीं जानते हैं, मगर 1 लाख की फोर्स तो हम बहुत पहले से गिना रहे थे। आज कितनी है पता नहीं, मगर इतना कह सकती हूं कि बहुत है, बहुत ज्यादा। और आज की स्थिति यह है कि अभी फेक एनकाउंटर हुआ,
उसके 5 दिन के बाद वहां पे कैंप लग रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, मुदवेंडी गांव की घटना कई बार जिक्र होती है। 1 जनवरी 2024, जिसमें 6 महीने की बच्ची अपने माँ के आंगन में माँ पकड़ी हुई थी, उसको जब उसको गोली लगी, वो लड़की मंगली उसका नाम था, लड़की मारी गई। मगर उस समय तक कैंप नहीं था मुदवेंडी में। ये लड़की मंगली के लिए वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा मुदवेंडी गांव आंदोलन में गया हुआ था, जब पीछे से मुदवेंडी में कैंप ला दिया। जबकि मुदवेंडी से 2 किलोमीटर दूर कावड़ गांव है, कावड़ गांव में पहले से कैंप था। मुदवेंडी के आगे पिडिया गांव है, पिडिया गांव में भी कैंप ला दिया। तो मतलब हर 3-3, 4-4 किलोमीटर में अब कैंप्स ला रहे हैं। फिर जैसे इसी साल तोड़का और कोरचुली, ये 2 गांव में ऐसी स्थिति बनी जिसको हम एम्बुशिंग सिविलियंस कहेंगे। जैसे हमेशा नहीं तो आप एम्बुश से क्या समझते हैं, माओवादी या तो सरकार के लिए एम्बुश डालते हैं, सरकार पुलिस फोर्स माओवादी के लिए डालता है एम्बुश। मगर ये स्थिति एक अजीब सी स्थिति हमको दिखी, जहां पे ये 2 गांव के लोगों को जानबूझ के पहाड़ी की तरफ फोर्सेस में आके उनको तोले पहाड़ी की तरफ उनको ले गए, और तोले पहाड़ी में ऑलरेडी पूरा फोर्स ऐसे तैनात थी जिसने एकदम खटखट खटखट उन पर गोलियां चलाई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एम्बुशिंग सिविलियंस कहेंगे। और ये जो गांव है तोड़का और कोरचुली, इसमें गए साल भी मार्च के महीने में ऐसा एक फेक एनकाउंटर हो चुका। हाँ, वहां पे उस समय कोरचुली के बगल का गांव नेंद्रा, तो उस एनकाउंटर में नेंद्रा के लोग मारे गए, कोरचुली के मारे गए। इस बार कोरचुली के मारे गए और तोड़का के मारे गए। और अभी मैंने सुना है कि पिछले 10 दिन में ही कोरचुली तोड़का के बीच की जमीन में ही वहां पे अब कैंप ला दिया है। इन एनकाउंटर्स के समय में जिन लोगों से जब हम जांच कर रहे थे, फेक एनकाउंटर्स के समय जिनसे हम बातें कर रहे थे, जो वहां के कार्यकर्ता थे और बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे, वो लोग आज के दिन में मैं सुन रही हूं कि वो लोग ने सरेंडर किया है। अब इससे ये मैं कहना चाहूंगी कि ये ऐसे लोग नहीं थे कि जो सरकार के सामने घुटने टेकेंगे, वो अपना पूरा जीवन इसी में दिए थे और पूरी तरह से वो आज दिन भी समर्पित हैं संघर्ष के लिए और अधिकारों की लड़ाई के लिए। परंतु आज बस्तर की स्थिति ऐसी है कि एक साथ 50-50, 60 लोगों को वो लोग ला रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इतने कैंप्स बना रहे हैं कि किसी को सरवाइव करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मतलब उसमें स्थिति ऐसी बना रहे हैं कि आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको सरेंडर करना है। और ये जो सरेंडर करने वाले लोग हैं, ये ग्रामीण हैं, ये जो संगम सदस्य हैं, या ज्यादा से ज्यादा जो मिलिशिया सदस्य रह चुके हैं, ऐसे लोग हैं। इन पे एक पे वो लोग इनाम घोषित कर देते हैं। आप पे 2 लाख का इनाम है, आप पे 1 लाख का इनाम है। तो इस तरह से लोगों को बहुत तंग करते हैं। कई बार मैं सुनती रहती हूँ, लोग बोलते हैं कि दीदी हम थाना जा रहे हैं अपना नाम कटवाने के लिए। तो नाम तो नहीं काट सकते आपका, मैं ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि कानून में ऐसा थोड़ी जो है कि आप थाना में जाओगे और एफआईआर से आपका नाम कट जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें फिर बहुत करप्शन इन्वॉल्व है। उसको बोलेंगे तुम्हारा नाम काटेंगे, फिर वो बेचारा उधर जा रहा है अपना नाम कटवाने के लिए, 1-1 से 10-10 हजार कई बार मांगते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे लोग जेल का पूरा काट कर आए, जेल में रहकर आए 4-4 साल, 5-5 साल, आने के बाद फिर से उनको बोले तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम काटने के लिए आओ। और कम से कम 3-4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि वो इतना तंग आ गए, इतना जेल काट के आए। फिर बड़े बड़े वकीलों ने उनसे खूब पैसे भी ले लिए, फिर थानेदार उनसे 10-10 हजार मांग रहा। सीआरपीएफ का कैंप
एक साथ 10 मोटरसाइकिल लेके उनके गांव में घूम रहा कि हम देखने आए, और एक एक के घर में घुस रहे कि हम देखने आए कौन कौन है आप में से जिसका जिसका नाम है। तो इस तरह से एक पूरा आतंक वहां पे चल रहा है, और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये सालों साल चल रहा है, ये 20 साल से चल रहा है। ये जो मैंने खुदकुशी की आपको घटना बताई, ये तो पिछले 4-5 साल 3-4 साल पहले की बता रही हूं। जिस गांव में उन्होंने, जो लोगों ने बात की थी मेरे से, वो लोग ने बाद में मुझे पता चला कि उनको मैंने बताया था आपको नहीं डरना है, आपको कुछ पैसा नहीं देना है थाना में, मगर बाद में मुझे पता चला कि बहुत तंग कर रहे थे, और पहले भी उनके गांव में 1-2 जन ने खुदकुशी कर लिया था, इस व्यक्ति ने भी जाके खुदकुशी कर लिया। तो ये स्थिति वहां पे बस्तर की जो है, ये बहुत ज्यादा, अति ज्यादा जिसको बोलेंगे, जैसे बस्तर में या कहीं भी, मतलब जैसे चींटी है, चींटी, छोटा छोटा एंट्स, हम लोग चलते चलते भी हम एंट्स के ऊपर हम हमारा पैर आ जाता है ना, तो इस तरह से बेचारी चींटी, वो तो सीधे चल रही थी, वो तो अपना जिंदगी जी रही थी, मगर चींटी मर जाती है ना, उसको हम बचा नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति आज के दिन में बस्तर के लोगों की हो गई है कि जहां पे वो जी रहे हैं, जीने का कोशिश कर रहे हैं, और उसी में उनको एक चींटी की तरह उनको मार दिया जा रहा है। तो चींटी की तरह बोल सकते हैं, या आज वहां पे पतझड़ का मौसम चल रहा है, पतझड़ में पेड़ को देखते हैं तो हम देखते हैं पत्ते गिरते हैं, तो जैसे पत्ते गिरते हैं तो वैसे ही वो भी एक मेटाफॉर हो सकता है कि बस्तर में आज लोग जिस तरह पत्ते गिरते हैं और पेड़ खाली हो जाता है, वैसे ही आज लोगों की जान है, और पत्ते गिरने जैसा लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं, और उनका कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लोग बस, जब जो मैंने आपको बताया, फर्जी मुठभेड़ें जब होती है या दूसरा मुठभेड़ भी जब होता है, तो केवल बॉडीज के लिए लोगों को उस समय बस चिंता ये होती है कि हमको हमारा बॉडी चाहिए, हमारा लाश हमको चाहिए। वो उस समय उनका दूसरा पूरा लंबा अधिकार, वो सब का बात नहीं कि मुठभेड़ क्यों किया, मेरे आदमी को क्यों बात किया, वो भी नहीं। वो बस उस समय ये बोल रहा है कि मुझे मेरी लाश दे दो, मैं मेरी लाश को मेरे साथ मेरे घर ले जाना चाहता हूँ, और उसके लिए भी उसको मदद चाहिए होती है, क्योंकि लाश भी उनको आसानी से नहीं देते। यहां तक कि लाश अगर दे भी देते हैं तो गांव तक आते हैं और उनको बहुत दबाव डालते हैं कि जल्दी से जल्दी चलाओ इसको। क्यों? क्योंकि उनको कोई एविडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि लाश से भी आपको पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस से मारा, क्या किया। तो इस तरह का आतंक वहां पे बरसों बरस, सालों साल लोग झेल रहे हैं। बच्चे इसी तरह से बड़े हुए 20 साल, आज जो 20 साल का जो नौजवान है बस्तर का, वो 20 साल से ये सब कुछ देखते आया है। उसके घर, एक एक के घर में पूछोगे तो वो बताएगा आपको किसके घर में कौन मरा, किसके बड़े पिताजी का बेटा मरा, किसकी दीदी मरी, किसका कौन जेल में है। कल मेरे को एक मेरा क्लाइंट के परिवार वाले आके बोल रहे थे कि दीदी मुझे वो डीजे कोर्ट का वो बाबू को भी देना है पैसा। तो मैं बोली क्यों देना है उसको पैसा? तो बोले नहीं नहीं मुझे मांग रहा था पैसा। तो मतलब बाबू लोग भी जो पैसा मांग रहे हैं उससे। तो ये पूरी बातें समझाना कि नहीं, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, आपको कोई भी लालची वकील का भी आपको एक विक्टिम नहीं बनना है। फिर जैसे यूएपीए, अभी बहुत लोग को यूएपीए में बंद कर रहे हैं, सीएसपीएस से छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम में बंद कर रहे हैं। इन पर कभी भी कोई जमानत मिलती नहीं, बेल नहीं मिलती, मगर झूठा वादा देके लोग उस पर बेल देंगे, बेल करवाएंगे करके बहुत पैसा कमाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब बस यही है कि बहुत तरह तरह का दुख बस्तरवासी
झेल रहे हैं। और अभी जो एक हमारे ओडिशा के साथी बोल के गए कि कालाहंडी में जिस तरह उनको बहुत पहले भूख से शिकार हुए लोग की जो स्थिति दिखती थी, उनको 2013 में गरबा डिवीजन में के गांव में उनको बस्तर के लोगों का ये दिखा। तो वही स्थिति एक्चुअली बस्तर की है। आज आप बस्तर के लोगों को देखेंगे, कोई भी आपको मोटा आदमी दिखता ही नहीं है वहां। मेरे को तो उनके सामने एक जायंट लगती हूं मैं, कि मैं बहुत लंबी मोटी बड़ी ऐसा दिखती हूँ। वहां सबको इतने पतले पतले एकदम को थोड़ा सा कपड़ा पहने हुए और इस तरह के हैं। वो इतना दुख झेले हैं फिर भी बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। जैसे अगर हमको तो उतना दुख होता तो हम तो शायद चीखते चिल्लाते, बहुत जोर जोर से बोलते हैं। वो लोग अभी भी एकदम धीरे धीरे बोलते हैं और जब वो रोते हैं तो मिलकर रोते हैं। आप उनको देखेंगे एक एक जन पूरा हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे करके वो लोग रो रहे होते हैं। और एक एक घटना के बाद जब वो अपने लोगों को दफनाने के लिए रहते हैं तो इसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से एक लंबी कतार, उसका शुरू का दिखेगा नहीं, अंत नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा गांव जा रहा है मरघट उसको दफनाने के लिए। तो ये स्थिति है भाइयों और बहनों। और अभी की स्थिति में यह है कि एक तो जो आम आदिवासी है, अभी क्या है, ये जो आम आदिवासी है, ऐसा नहीं है इसका कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आम आदिवासी जिसको बोलते हैं भोला भाला आदिवासी ऐसा बोलते हैं, वो भोले भाले हैं मगर उनका पॉलिटिक्स भी है। वो लोग भी पूरे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किए हुए लोग हैं। परंतु आज के दिन में जो माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में जो उनका मास स्पेस है उस पर सबसे ज्यादा प्रहार उन पर हुआ है और पिछले 20 सालों से उन पर हुआ है। मैंने ऐसे इतने फेक एनकाउंटर्स देखे हैं जिसमें जाके जांच करने पे मैंने पाया कि उन फेक एनकाउंटर्स में जो लोग मारे गए थे वो वहीं का जन मिलिशिया था, या ग्रामीण थे, या जन मिलिशिया और ग्रामीण मिलकर थे। जैसे कि 2017 का मिल्कातोंग मैसेकर, मिल्कातोंग कोंटा का गांव है जहां 15 लोग मारे गए थे। वो लोग बारिश के समय अपने खेत के बगल में जाके वो लोग टिके हुए थे। उसी दिन मिलिशिया के भी कुछ लोग उनके साथ थे और पहाड़ी से फोर्स ने उनको देखा, सुबह आए, घेरे और उनको मार दिए और बोले हमको बंदूक मिला है। क्या बंदूक मिला? 12 बोर का उनको 12 बंदूक मिला था। बंदूक किसका था? हाँ, मिलिशिया का था, मगर कोई उन पर गोली नहीं चलाया था। वो पूरी की पूरी तरह से वो फेक एनकाउंटर था। और इसमें बात क्या कि मिलिशिया के पास तो अगर हथियार रहेगा तो 12 बोर का बंदूक रहेगा। सामने वाले के पास क्या है? एक एक के पास AK-47 है, एक एक के पास। तो इस तरह का है। तो दलम के पास भी बहुत हथियार, बहुत अच्छा तो हथियार नहीं है, मगर कुछ तो ऑटोमेटिक वेपन्स हो सकते हैं दलम के पास, मगर मिलिशिया के पास तो कुछ भी नहीं है। संगम के पास क्या है? संगम के पास कुछ नहीं है, मगर मारा कौन जा रहा है? एनकाउंटर्स में जरूर दलम वाले भी मारे जा रहे हैं, मगर जो पूरी तरह से उनको कभी भी कोई भी पकड़ सकता है, मार सकता है, ये पूरा गांव वाला है, जिसको बोलने के लिए सब ग्रामीण बोलते हैं और वो ग्रामीण होते भी हैं, मगर वो पॉलिटिक्स भी पॉलिटिकल लोग हैं। आज के दिन में पॉलिटिकल प्रिजनर का जो डेफिनेशन है उसको बदलना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रिजनर का डेफिनेशन बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है। उसमें केवल जो जाने माने जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, पॉलिटिकल साथीज होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर बोला जाता है। बस्तर में साथियों ऐसी स्थिति है कि पूरा का पूरे जेल में भरे हुए लोग, और आज के दिन में तकरीबन 4000 लोग होंगे, ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। उनको कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं गिनता है।
ये हमारी भूल है, हमारी नजरों की भूल है। तो ये हमें समझना होगा कि कोई भी पॉलिटिक्स का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक असर होता है, वो हमको खुले दिमाग से, खुली आंख से हमको देखना होगा और समझना होगा। और जैसे कभी भी कोई युद्ध हो रहा होता है, कोई लोग मारे जा रहे होते हैं, कोई लोग जख्मी हो रहे होते हैं, तो हम लोग नहीं देखते हैं पिक्चर में और कहीं कहीं कि दूसरा नर्स लोग आ रही होती है, वो जख्मी लोग को और इसमें स्ट्रेचर में ले जाती है, उसको मतलब कोई ना कोई वो काम भी कर रहा होता है। मगर बस्तर में तो ऐसा नहीं है। बस्तर में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है, वो जो ग्रामीणों को जो के ऊपर जो आता है, ग्रामीणों के ऊपर जो उनको झेलना पड़ता है, वो केवल वही लोग झेल रहे होते हैं, उनका परिवार झेल रहा होता है, वो खुद झेल रहा होता है, उसकी मदद में तो कोई नहीं है। सो इसीलिए मैं आप लोग सबको भी बोलना चाहूंगी कि आप में से भी जो भी उस विचारधारा के नजदीक है, थोड़ा सा ये तो सोचिए कि वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है उसका तो क्या है, एट द मोस्ट वो मूवमेंट मानो जीता नहीं, हार गया, हाँ, उसका तो वो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। मगर एक आर्म्ड मूवमेंट का लाइफ एंड डेथ का कॉन्सिक्वेंस होता है, असर होता है। और जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, हु इज देयर टू पिक अप द पीसेस? नोबडी। ये सच है, आई एम सॉरी टू से, नोबडी। बाहर मेट्रोपोलिस में सब जगह में बहुत चर्चा, खूब चर्चा, लंबी चौड़ी चर्चा, ग्राउंड में कोई नहीं। ये कैसे चलेगा साथी? तो इसलिए आज के दिन में जब हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं। इस पर भी कई लोग हंस रहे हैं, कई लोग इस पर भी ताना कस रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं, अरे आप क्या शांति का फिर से बात कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई, ये शांति कोई लग्जरी है क्या? ये जनता की जरूरत है। जनता को जीने का अधिकार है कि नहीं? जनता के बारे में कौन सोचेगा? तो ये बात है। तो इसीलिए हमेशा, जैसे मैं एक नक्सलवादी आंदोलन की एक स्कॉलर भी रही हूं, तो मेरा एक क्रिटिक ये था कि कई बार मूवमेंट में या ये देखा जाता है कि व्हेनेवर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑलवेज इट इज द पार्टी ओवर पीपल। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन इन माय लिमिटेड स्टडी। सो द पॉइंट इज दिस कि इट हैज टू बी ऑल्सो, पीपल हैव टू बी सेंटर स्टेज। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो रेवोल्यूशन किसके लिए करेंगे? आज के दिन में क्या हो रहा है? सरकार बोल रही है हम वहां जो कुछ भी कर रहे हैं हम जनता को बचाने के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। माओवादी अभी से नहीं, सालों साल से यही बोल रहे हैं हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम जनता को बचाने के लिए कर रहे हैं। मगर जनता की क्या हालत है, वो ध्यान से देखकर उस पर कुछ सोचना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, इसका बहुत पहले से टाइम आ चुका था। 2006 में भी टाइम आ चुका था। 2006 में जब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बस्तर से पलायन किया था, पूरे वारंगल और खम्मम सब जगह में वो लोग थे। उनके घर सर्वेला करके एक बस्ती में मैंने देखा, फॉरेस्ट गार्ड्स ने 4 बार चलाया था उस महिला का घर। तो ऐसे ऐसे लोग जो एक 5th शेड्यूल एरिया से दूसरे 5th शेड्यूल एरिया में केवल शेल्टर लेने के लिए बेचारा घूम रहा है और उसका 4 बार उसका घर चल रहा है। तो ऑलरेडी बाय 2006 देयर वाज टू मच वायलेंस ऑन द ग्राउंड। जो आप लोग बहुत सुने हैं इसके बारे में, घर हजारों हजार जल गए, 1 लाख से ज्यादा का पलायन हो गया, बहुत लोगों का मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, मेरा आपको ये कहने का मतलब है कि आज भी अगर आप में से किसी के मन में भी थोड़ा भी संकोच है,
कि हम सीज फायर क्यों कर रहे हैं, हम संयुक्त पोराटम ही करते रहेंगे। थोड़ा सा ये सब बारे में सोचना है। और ये तो अभी माओवादी पार्टी ने भी खुद बोला है, और 2004 में भी मुझे याद है, हालांकि वो टॉक्स फेल हुआ था, बट आई रिमेंबर वेरी वेल कि ओपनिंग सेंटेंस ऑलमोस्ट ऑफ द सीपीआई माओइस्ट दैट टाइम वाज कि पीपल वांट पीस। आई रिमेंबर दैट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ये बहुत जरूरी बात है, और इसीलिए आज जो ये शुरुआत है एक तरह से, और आज देश भर में इसकी बात हो रही है, और इसमें जरूर ये भी बात है कि आज कोई भी युद्ध कोई लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, ऐसे ही टाइम पास के लिए तो नहीं लड़ता है। तो आज तो ये स्थिति है कि बस्तर में जंगल हो, पहाड़ हो, कोई भी जगह हो, ग्रामीण का घर हो, कहीं पे भी जो माओवादी मिलिटेंट है वो सेफ नहीं है आज के दिन में। हमारे पास में उदाहरण है कुंभम गांव, जिसका मैंने आपको अभी बताया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहां पे कार्तिक दादा को मार दिए थे। कार्तिक दादा बहुत हमारी उम्र से भी ज्यादा थे, देख भी नहीं पाते थे, वो केवल वहां शेल्टर लिए हुए थे, वहां कोई दलन नहीं था, वहां कोई मुठभेड़ नहीं हुआ था, मगर कार्तिक दादा और उनके साथ में उनकी साथी दोनों को मार दिया गया, और साथ में ये 8 लोगों को भी मार दिया गया, 4 बच्चों को भी जख्मी किया। उसी तरह आपने सुना बोडगा गांव में सुधीर ये उर्फ सुधाकर को भी इसी तरह मार दिया, और बोडगा गांव में ही इसके पहले भी एक राजू करके लड़का था, उसको मार दिए थे। वो केवल नदी में गया था नहाने के लिए, उधर उसको मार दिए थे। बोडगा गांव में ही 2 बच्चों का पैर आया था, जो वहां पे लेफ्ट ओवर कुछ एम्यूनिशन वहां पड़ा था, उस पर बच्चों का पैर आ गया और 2 बच्चे मारे गए थे। ये बोडगा की ही कहानी है। वहीं पे सुधीर शेल्टर रह रहे थे, और उसी बोडगा में राजे करके एक महिला घर के अंदर थी जब उसको गोली लगी थी। ये सब कल लास्ट ईयर का ही बात बता रही हूँ आपको। तो उसी बोडगा में सुधीर शेल्टर लिए हुए थे, और मैंने ये सुना है, गलत हो सकता है, कि सुधीर का उधर में खड़ा हुआ एक किसी ने फोटो लिया था, और वो फोटो सर्कुलेट हुआ था, और सुधीर को उस फोटो के कारण मारा गया है। इससे और अभी जो ताजा सबसे ताजा आप लोग जानते हैं, वो हत्या है रेणुका की, रेणुका उर्फ चेते। और रेणुका के बारे में आप लोग सब मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं तो रेणुका के बारे में पढ़ के मुझे बहुत दुख लगा कि रेणुका इतने पास बेलनार गांव में थी, और मुझे लगा मैं काश मैं उससे मिल सकती, मैं उससे बात की होती। हो सकता है कभी किसी जगह वो रही भी हो। तो ऐसे ऐसे लोग जिनका अभी तक समाज के लिए जो वो काम करना चाहते थे, और केवल समाज के लिए काम करने का एक तरीका नहीं है ना। जैसे रेणुका रचयित्री थी, रेणुका की एक कहानी से बहुत लोग तैयार होते, एक उसकी कलम में ही उसका हथियार था। अभी ऐसी रेणुका चली गई, उससे किसको फायदा हुआ? समाज का नुकसान है ये। तो रेणुका चली गई इसी तरह। तो आज के दिन में यही हो रहा है कि माओवादियों के भी लोगों का व्यर्थ में एक तरह से वो लोग दे आर हैविंग टू लूज देयर लाइव्स, एंड एक तरह से मतलब वेस्टफुल है एक तरह से ये पूरी बात। तो इसीलिए ये जो माओवादियों की तरफ से ये आया है कि वो चाहते हैं कि इस पर ये सीज फायर हो, वो सीज फायर के लिए तैयार है, ये पूरी तरह से मैं वेलकम करती हूँ। और जो उन्होंने कहा सरकार को कि आप कहिए, और आप अपने कैंपों में अपने लोगों को अंदर ही रखिए, और युद्ध विराम होना चाहिए, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। ऑफ कोर्स युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं तो एक तरफ अगर युद्ध चलता रहेगा, दूसरी तरफ चर्चा होगा, ऐसा हो सकता है? छत्तीसगढ़ का उप चीफ मिनिस्टर ऐसा ही बोला हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप आ जाओ चर्चा के लिए, किसी को भी भेजो चर्चा के लिए।
पहले बोल रहा था वीडियो से भी कर लूंगा, फोन से भी कर लूंगा, ठीक है। अभी बोल रहा है हाँ भेजो, किसी को भी भेजो, मैं चर्चा करने को तैयार हूं, पर युद्ध नहीं रुकेगा। अरे ऐसे होता है क्या? तुम आप नीचे में युद्ध चलाते रहोगे और एक साइड चर्चा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो माओवादियों की जो ये बात है ये उन पर भी लागू होती है, क्योंकि युद्ध विराम का मतलब उनके द्वारा भी जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी विराम। जैसे अभी किसी ने आईडी ब्लास्ट के बारे में बात किया, वहां पे ऐसे अनेक उदाहरण ऐसे भी है कि जो लोग आईडी में मारे गए हैं। अभी हाल में एक लड़की, इनकी उम्र की सरस्वती ओयाम उसका नाम है, जो मुंडासी बचाओ मंच की लीडर थी, मतलब वो तो संगठन की व्यक्ति थी, महिला अधिकार मंच की अध्यक्ष थी। तो वो मंच से, जो इंद्रावती नदी के पास के गांव में ही उनका मंच था, मंच से वो सुबह में अपना बर्तन लेके नीचे गई नदी में नहाने, ये बर्तन धोने, आते समय उसका पैर पड़ गया और वो उसका अभी एक पैर कट गया है, वो डिमरापाल अस्पताल में है। तो शुरू में तो सबको तो शंका था ही कि ये माओवादी का ही आईडी है, क्योंकि आईडीज में अभी तक पुलिस के द्वारा आईडी डाला गया ऐसा तो हम लोग वहां नहीं सुने कभी। तो हालांकि पुलिस वो भी कर सकती है, मगर ऐसा तो सुने नहीं थे। और अभी मगर कंफर्मेशन भी आया कि वो फोर्स के लिए ही वो आईडी डाला गया था, और उसको फोर्स फिर, क्योंकि उस रास्ते से फोर्स बहुत आना जाना कर रही थी, और फिर फोर्स नहीं आई और उसको टाइम पर डिफ्यूज नहीं कर सके, तो इसमें सरस्वती का चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी बात है जो युद्ध विराम की, ये तो नेचुरली माओवादियों पर भी लागू होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को किसी भी कंडीशन के बिना, तो ये जो हम आज सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर मतलब युद्ध विराम। विराम का मतलब अंग्रेजी का कॉमा भी होता है कि मतलब पॉज, केवल पॉज नहीं। हमारी उम्मीद होगी कि ये एक शुरुआत हो और ये अंत तक जाए। ये लोकतांत्रिक सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि ये अंत तक जाए, ये मजाक मत बनाना। और ये चाहे कोई भी सरकार हो, अभी बीजेपी के पास सरकार है, मगर ये लोकतंत्र की सरकार है, इसलिए ये अकाउंटेबल है, इसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप में से भी और ऐसे कोई भी साथी को जिसको ऐसे लगता हो कि शांति की मांग करना ये एक वीक पोजीशन है, उसको मैं ये कहूंगी नहीं साथी, ये गलत है, ऐसे नहीं सोचो। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट लंबा नहीं चल सकता है। आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कभी? आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट लंबा समय तक नहीं चल सकता है, उसका रेजोल्यूशन चाहिए होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहिए ही होता है, नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉय करता है, आपको साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको खत्म कर देगा। इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे उसका कारण कितना भी जायज हो, कॉन्फ्लिक्ट वॉर्स कैनॉट गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, आमेन। तो इसीलिए शांति जो है, जैसे ये कोई वीक पोस्टिंग नहीं है, ये कोई वीक पोजीशन नहीं है। मेरा मानना है कि आजादी की लड़ाई में हम संगठन करके हम लोग लड़ते हैं, हमारा अधिकार है आंदोलन करने का, पूर्ण आजादी की लड़ाई के लिए हम लड़ते रहेंगे, और ये उसी संघर्ष का ये भाग है। शांति जो है, ये मुर्दा घर की शांति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम संघर्ष वाली शांति की बात कर रहे हैं कि मनुष्य को, नागरिक को शांति से जीने का अधिकार है। कोई भी हम संघर्ष करते हैं, कोई भी हम क्रांति करते हैं, कुछ भी करते हैं, अंत में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जनता, लोग, हम सब सुख चैन शांति से जी सके, यही तो ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव।
तो इसीलिए शांति इज नॉट वीक पोजिशन, शांति इज ऑल्सो एक राइट है, ये भी आपका अधिकार है। और सरकार से हम जब अभी शांति की मांग करेंगे, हम एक भिखारी की तरह मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपना एक अधिकार सरकार से मांग रहे हैं। आपने ये स्लोगन तो सुना होगा, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो ये भी हमारा एक अधिकार है, शांति का अधिकार। शांति प्रजालो हक्कुలు। और शांति बिल्कुल। और दूसरा कि शांति का मतलब ये नहीं है कि संघर्ष खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। संघर्ष कैसे खत्म हो सकता है? जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम लोग सबकी सांसें जब तक चलती रहेगी, जब तक भारत देश हमारी उम्मीदों का देश नहीं बन जाए, जब तक लोकतंत्र के प्रियांबल में जो आज हम लोग सबने पढ़ा, उसका एक एक शब्द जब तक सच्चाई नहीं बन जाए, तब तक हम लोग संघर्ष थोड़ी जो रोकेंगे साथी, हम लोग कोई संघर्ष नहीं रोकने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग अपने एक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं शांति होना है और हम संघर्ष करते रहेंगे बस्तर के बुनियादी सवालों पर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पूरा समय ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है बस्तर में। पूरा समय हम डेड बॉडी गिनते रहते हैं बस्तर में, मगर उसके पीछे क्या चल रहा है? उसके पीछे लैंड सर्वे हो रहा है। वहां फॉरेस्ट राइट्स को, पूरे देश भर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को फेंक रहे हैं खिड़की से बाहर। राइट टू इंफॉर्मेशन को भी वीक कर रहे हैं। तो एक एक जो लोगों वाला जो एक्ट है, उसको पूरी तरह से वीक कर रहे हैं बस्तर को। और ऐसे सभी आदिवासी क्षेत्र जहां खनिज है, हम जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं कि इसमें इनको कॉर्पोरेट्स को हैंडओवर करने की सरकार की कोशिश है। इसलिए संघर्ष तो चलते रहेंगे। जो आपने सरकार ने लॉ बनाया, रूल बनाया, रूल ऑफ लॉ चलता रहना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ एक्चुअली हकीकत में उसको रियलाइज करना है, तो केवल बोलने के लिए नहीं है। रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस होना है अपने को। और उसमें फिर ये पूरी लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई, हमारे जंगल के लिए लड़ाई, जंगल के नीचे के खनिज के लिए लड़ाई, ये पूरी लड़ाई हमारी चलती रही। तो आज जो स्थिति है कि एक तरफ केवल आर्म्ड वाला चलता रहता है, पीछे से करोड़ों का दफना हो रहा है, अदानी और ये सब तो ला रहे चुपचाप, तो ये नहीं चलेगा। अभी लोगों की निगरानी पूरी तरह से खुले मंचों के द्वारा, हालांकि सरकार खुले मंच को भी दबा रही है। मूलवासी बचाओ मंच पर बैन लगा दिया अक्टूबर में, इसके बावजूद हम जानते हैं वो ये सब करेंगे, मगर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। तो आज जो ये स्थिति है बस्तर की कि फैब्रिकेटेड केसेस डाल के लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया, फर्जी केस। उसके बदले आप सोचिए कैसी स्थिति होती अगर बस्तर में हम खुला आंदोलन कर रहे होते और जेल भरो आंदोलन करते। 4000 लोग आंदोलन वाले होते जो अपने हक की लड़ाई में जेल के अंदर होते। आप सोचिए, आज वो फर्जी केस के अंदर बेचारा अंदर है, तो वही आदमी हक की लड़ाई के लिए भी वो जेल भरो करेगा, ठीक है ना। तो खैर ये सब लंबी बातें हैं। अंत में मैं इतना ही बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा चीज हो रहा है, जो सीजफायर की बात जो की जा रही है। अनकंडीशनल सीजफायर हमारा डिमांड होना चाहिए, और अनकंडीशनल सीजफायर के बाद हमारे पीस टॉक्स होने चाहिए, एंड उसको आइडियली पीस एंड जस्टिस टॉक्स बोलना चाहिए, और जिसमें हमारे अनेक सवाल हैं, लोगों के अधिकार से जुड़े, लोगों के संसाधनों से जुड़े, ऐसे अनेक आदिवासियों के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकारों, पूरा इश्यूज उसमें पीस टॉक्स, पीस एंड जस्टिस टॉक्स में वो पूरी तरह से आएगा। तो इसीलिए साथियों, ये हक की लड़ाई का एक
पड़ाव है। So I will like to take your leave with just one thought. शांति as a right, हक, शांति as a हक। इस थॉट से मैं आपका लेती हूं। जिंदाबाद।